बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लम। आज हमने लार्सन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 10 से मुतल्लिक़ बातचीत करनी है, जिसमें हम ये देखेंगे कि लीडर जो है वो क्या कितना इफेक्टिव जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है। ये चीज़ देखी जाएगी कि एक लीडर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करने की कितनी सलाहियतें मौजूद होती हैं, क्या ये सलाहियतें होती भी हैं या नहीं। काम शुरू करते हैं। आज हमारे 2 चैप्टर हैं। हम इस वक्त है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 के ऊपर कि लीडरशिप का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने रिस्क और उसके बाद फिर ऑनवर्ड रिड्यूसिंग ड्यूरेशन पे बात की थी। ये हमारा लास्ट था टॉपिक, जिसमें मैंने आपको रिड्यूसिंग ड्यूरेशन पे बताया कि किस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो आज हमने बातचीत ये करनी है कि अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो हमने शुरू किया है, तो क्या उसका मैनेजर जो है वो एक इफ़ेक्टिव लीडर हो सकता है, एक इफ़ेक्टिव लीडर के तौर पे वो काम कर सकता है या नहीं। ये डिस्कशन आज हमारी है, यहाँ से आज हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट आपको पता है एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जिसके ऊपर सारा हम अपना जो है वो काम करते हैं। प्लानिंग से लेकर ये इंट्रोडक्शन से फिर स्ट्रेटजी, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद जनाब इसकी प्रोजेक्ट की जो लाइंस है वो डिफाइन करना, फिर एस्टीमेट डिफाइन करना, फिर प्रोजेक्ट का नेटवर्क प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद शेड्यूल और सोर्सेज और कॉस्ट को मैयर करना। फिर बाज़ औक़ात हम ऐसा होता है कि हम रिस्क को भी साथ साथ टैकल करते हैं और रिस्क की मैयरमेंट करते हैं। उसके बाद फिर आज हमने देखना है कि अगर लीडरशिप हमारे पास प्रॉपर मौजूद है तो वो क्या काम कर सकती है। मैनेजिंग वर्सेस लीडिंग ए प्रोजेक्ट। अब ये कि अगर आप लीडर नहीं है तो आप मैनेज करेंगे, और अगर आप लीडर हैं तो आप फिर लीड भी करेंगे और मैनेज भी करेंगे। दोनों अलग-अलग सब्सटेंस हैं, दोनों अलग-अलग का इनका बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों का अलग-अलग नोमेनक्लेचर है। लेकिन ये कि एक लीडर और एक मैनेजर में क्या फ़र्क होता है। लेट्स डू ए वर्क, ये लीडिंग है, और प्लीज़ डू दिस वर्क, ये मैनेजिंग है। तो काम शुरू करते हैं। मैनेजिंग, कॉपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी या कोपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी, फार्मूलेट प्लान। अभी इनकी इंडिविजुअल डिस्कशन हम सबके सामने लाएंगे। सबसे पहले आपने प्लान और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को फार्मूलेट करना है, जबकि लीडिंग में आपने ज़रूरत महसूस करनी है कि प्रोजेक्ट के ट्रैक को किस तरह मुकम्मल किया जा सके, इसके अंदर क्या क्या सूरत हाल हमारी हो सकती है। यहाँ पर आने वाले रिजल्ट को आप मॉनिटर करते हैं। वहाँ पर आप जो है अगर मॉनिटर करते हैं तो साथ साथ जो चेंज पॉसिबल है उसको इनिशिएट भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी डेविएशन आती है तो मैनेजर का फ़र्ज़ है कि वो डेविएशन को प्रोएक्टिव एक्शन की तरफ लेकर जाए। जबकि यहाँ पर ये सूरत हाल है कि उसने जब ये चेंज इनिशिएट की है तो चेंज इनिशिएट करने के साथ साथ वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे और लोगों को मोटिवेट भी करे। जिस तरह के गवर्नमेंट में अगर लीडर बैठा हो तो वो मोटिवेट करता है, जिस तरह के अगर गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म मैनेजर बैठा हो तो वो फिर अपने बच्चों को भरना शुरू कर देता है, अपने रिसोर्सेज लूट मार करनी शुरू कर देता है। कितनी की वो इकोनॉमी को, जब वो बिलावल जरदारी भुट्टो या जब वो शाह खान अब्बासी या जब मरीम नवाज शरीफ और उसका अब्बा या शहबाज शरीफ बात करते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान की, तो हासा आता है कि यार फिर करप्शन फरिश्ते कर गए हैं। फिर पिछले 40 साल में मैं और आप थोड़ी जो है बरसरे रोजगार रहे हैं, यही बरसरे रोजगार रहे हैं। इन्होंने लूट मार की है और इतना लूट मार की है कि अगर वो पैसा पाकिस्तान के अंदर आधा भी इस्तेमाल हो जाता तो शायद पाकिस्तान की ज़रूरत जो थी वो पूरी हो जाती। वो तो पता उस वक्त चला है कि जब जनाब ये बैरून मुल्क अपने इन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज कर ली हैं और उसके बाद अब चूंकि ये फंसे हुए हैं तो ये सबूत सबूत करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ कोर्ट्स भी साथ मिली हुई हैं और अदालतें जो है उनका भी रोल कोई इतना नहीं है। कुछ प्रोसिक्यूशन जो है वो कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से मुजरम बच निकलता है। जितना बड़ा मुजरम है उतने बच निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जितना छोटा मुजरम है उतने फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए जितने भी लोग बड़े के बड़े इस वक्त हर जो है वो कानूनी जो है वो
लोगों को कह रही है कि किस्तों पे प्लॉट लें, किस्तों पे प्लॉट लें, किस्तों पे प्लॉट लें। लोग उसके ऊपर किस्तें भरी जा रहे हैं, किस्तें भरी जा रहे हैं। 3 साल की मुद्दत के बाद जब उन्होंने प्लॉट लेने जाना है तो पता चल रहा है कि वो उतने तो प्लॉट ही नहीं जितने कि वो उन्होंने कस्टमर कर लिए। यही सिटी हाउसिंग में हुआ, यही दीन गार्डन में हुआ, हर एक के केस लगे। यही वो फजाइया है जो कराची में बनी थी, यही बैरियर टाउन में हो रहा है। ये सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनके सियासतदानों की इनको सियासतदान इनकी बैकिंग करते हैं। उसकी वजह से फिर ये काम प्रॉपरली नहीं हो सकता। अच्छा जी, उसके बाद मैनेजर ने ये देखना, इस वक्त बात हम यहाँ से कर रहे थे कि मैनेजर साहब ने ये चीज़ चेक करनी है कि अगर आपने कोई करेक्टिव एक्शन लिया है तो उस करेक्टिव एक्शन को आप कैसे यहाँ पर दुरुस्त करेंगे, उसको कैसे बेहतरी उसके अंदर आएगी। उसके लिए स्पीड को तेज़ कीजिए, एक्सपीडाइट एक्टिविटीज़, स्पीड तेज़ कीजिए, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद पीस मेकर जो है उसके अंदर उसको साथ साथ रखें। पीस मेकर का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा लिटिगेशन ना हो, और पेस मेकर का मतलब है कि उतनी स्पीड के साथ काम चलता रहे, और जो ट्रेड ऑफ और कट्स ऑफ टाइम्स के हैं उनके अंदर प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाए। जबकि लीडिंग में हम ये देखते हैं कि लीडिंग जो है वो सबसे पहले प्रोजेक्ट की चेंज रिकॉग्नाइज करती है, फिर चेंज रिकॉग्नाइज करती है, फिर डायरेक्शन देती है और मोटिवेट करती है, फिर उसके बाद इनोवेट करती है, और उसके बाद नेसेसरी एक्शन उसके ऊपर लेती है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को इंटेग्रेट करते हुए वो अपने काम को आगे बढ़ाती है। तो मैनेजिंग एक अलहदा फिनोमिना है और लीडिंग एक अलहदा फिनोमिना। लीडिंग हाई प्रोफाइल फिनोमिना है जिसमें आपको चेंज करने का भी इख्तियार है, लेकिन मैनेजिंग एक लो प्रोफाइल फिनोमिना है जिसके अंदर आपने दिए गए टारगेट को अचीव करना है। इसी के मुताबिक आप सारा काम करेंगे, इससे आप हिल नहीं सकते, इससे आप डेविएट नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ आपने यहाँ से करना है जनाब के, इसके मुताबिक आपकी एडजस्टमेंटें होंगी। क्या मैनेजर बेहतर है कि लीडर बेहतर है? मैं ये नहीं कह सकता कि लीडर ही बेहतर है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैनेजर ही बेहतर है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन हालात के मुताबिक आप कैरी ऑन करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर मैक्सिम्स, यू कैन नॉट डू इट ऑल एंड गेट इट ऑल डन। आप मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक सारे आप लोगों के साथ ना हो। अच्छा जी, प्रोजेक्ट रियली इन्वॉल्व वास्ट वेब ऑफ रिलेशनशिप। आप हर एक बंदे को हर वक्त क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मॉनिटरिंग थोड़ी टाइट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ ये मैक्सिम्स हैं, कुछ ये कहावतें हैं कि यू कांट डू इट ऑल एंड गेट इट ऑल डन। आपको इनके रिलेशंस के साथ बना के काम चलाना होगा। हैंड ऑन वर्क इज नॉट दी सेम एज लीडिंग। आपका मैनेजिंग के तौर पे काम करना ये नहीं है कि जितना एक लीडर के तौर पे काम करना है। आप वर्क प्रेशर को भी मद्देनजर रखेंगे, अपनी इफेक्टिवनेस को भी मद्देनजर रखेंगे, जबकि लीडर के अंदर ये दोनों क्वालिटीज और तरह से मैनेज हो सकेंगी। What important is to you likely isn't as important to someone else. Different groups have different stakes, responsibilities and agendas and priorities in the outcome of a project. लेबर की आउटकम और है, पैसे और बोनस और टाइम पे मुकम्मल होना है। मैनेजर का आउटकम होना है और है तरक्कियाँ और उसके बाद बेनिफिट्स, और उसके बाद क्लाइंट की आउटकम्स और है, प्रायोरिटीज और हैं। रिमेंबर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स इज टफ, एक्साइटिंग एंड रिवार्डिंग एंडेवर टू प्रेजेंस। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि हर बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो सकता, हर बंदा इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, हर बंदे की सूरत हाल इस तरह की नहीं हो सकती, हर बंदे की जो मामला है वो ऐसे नहीं हो सकते। आपको इसको अपने मुताबिक काम चलाना है। अगर आप इसके मुताबिक काम नहीं चलाते तो फिर गुजारा नहीं आपका हो सकेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का टफ होना ज़रूरी है, एक्साइटिंग होना ज़रूरी है, रिवार्डिंग, ये आपके लिए एक काम है। बात को आगे बढ़ाते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। रेसिप्रोकेसिटी से मुराद है कि दूसरों के जो गलत काम है उनको आपने अच्छे काम से रिप्लेस करना। रेसिप्रोकेसिटी और उसके बाद क्यू ड्यू प्रो क्यू, ये एक लैटिन वर्ड है
इसका मतलब है बैक स्क्रैचिंग, बिल्ड रिलेशनशिप, दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाएं, और इन्फ्लुएंस करेंसीज कोहेन एंड ब्रेडफोर्ड, इसमें से मुराद ये कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सचेंज है उसके अंदर अपने रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। जो इससे पहले के प्रो क्यू है, इसका मतलब है म्यूचुअल रिलेशनशिप रिसोर्सेज के और सर्विसेज के। अब इसकी तरफ आते हैं नंबर वन, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, वन गुड डीड डिजर्व अनदर एंड लाइक वाज वन बैड डीड डिजर्व अनदर। अगर आपने गलत काम किया है तो इसके एवज आपके साथ ट्रीटमेंट भी गलत ही होगा, अगर आपने अच्छा काम किया है तो इसका रिवार्ड भी आपके लिए अच्छा ही होगा। अब इसके बाद नंबर टू, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रो सर्विसेज बैकिंग बिल्ड रिलेशनशिप, इससे आप एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। इन्फ्लुएंस फ्रांसिस कोहेन एंड ब्रैडफोर्ड, इससे मुराद कोई आपके डॉलर्स पाउंड्स नहीं है, इससे मुराद है कि म्यूचुअल जो फेवर्स हैं वो एक दूसरे की आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कीजिए। टास्क रिलेटेड करेंसीज, रिसोर्सेज असिस्टेंट असिस्टेंस कॉपरेशन, अच्छा जी, लैंडिंग और गिविंग मनी, बजट इंक्रीज, पर्सनल्स। नंबर टू, असिस्टेंस, उसके बाद ये कि अगर आपके पास कोई अच्छा मैनेजर है दूसरे के साथ रिप्लेस कर लें, अगर उसके पास कोई अच्छा मैनेजर है, मशीनरी है, टेक्निकल एडवाइस है वो आपके साथ कर ले, अगर उसे पैसे की ज़रूरत है आप अपना बजट कट करके उसे दे दें। अगर जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे पास जब ये कोरोना आया तो गवर्नमेंट के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो थे उनमें से पैसे कम करके यहाँ लगाए गए असिस्टेंट्स। इससे मुराद है कि प्रोजेक्ट के अंदर अनवांटेड टास्क जो है उनको आप रिमूव करें और उसके बाद जो इस तरह का काम है उसको कैरी ऑन करें। इसके बाद कॉपरेशन, गिविंग टास्क सपोर्ट, प्रोवाइडिंग क्विकर रिस्पॉन्स टाइम और एडिंग इम्प्लीमेंटेशन, इसकी तरफ तवज्जो दें। और उसके बाद नंबर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग और ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज, कि आप इनकी बुनियादों पर एक दूसरे की टेक्निकल नॉलेज की बुनियाद के ऊपर हेल्प करें। पोजीशन रिलेटेड करेंसीज, ये काम से मुतल्लिका सी, ये जो है ये अब आपकी पोजीशन से एज एडवांसमेंट, यहाँ आप क्या एडवांसमेंट कर सकते हैं, गिविंग ए टास्क और असाइनमेंट दैट कैन बिल्ड इन प्रमोशन। अच्छा जी, नंबर टू, रिकग्निशन, एक्नॉलेजिंग एफर्ट्स, उसके बाद उस एक्नॉलेजमेंट और एबिलिटीज, उसके बाद है विजिबिलिटीज, प्रोवाइडिंग ए चांस टू बी नोन बाय हायर अप्स और सिग्निफिकेंस अदर्स सिग्निफिकेंट इन अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी तरफ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट, आप बिल्ड करेंगे एक दूसरे के साथ काम करके, आपको एक दूसरे के साथ जनाब वो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आएगी। इसके बाद नंबर नेक्स्ट आपके पास आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न। सबसे पहले वीएन, वीएन क्या है, इंस्पिरेशंस क्या हैं। वीएन ये है, यहाँ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम हेयर, तो इस वक्त यहाँ से बात हो रही है वीएन। उसके बाद जनाब नंबर टू एक्सीलेंस, और फिर उसके बाद पहले यहाँ से बात करते हैं बीइंग इन्वॉल्व इन टास्क दैट हैज़ लार्जर सिग्निफिकेंस फॉर द यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर एंड सोसाइटी, इस तरह का काम मुकम्मल किया जाए जिसका सोसाइटी पे और लोगों पे और कस्टमर पे बेहतर इम्पैक्ट हो सकता है। नंबर टू, हैविंग ए चांस टू डू इम्पोर्टेंट थिंग रियली वेल, जो इम्पोर्टेंट काम है उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जाए। डूइंग व्हाट इज राइट बाय हायर स्टैंडर्ड दैन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दिखाने की बजाय आप ये इसकी तरफ तवज्जो दें कि सही काम क्या था, इससे आपकी इंस्पिरेशन जो है वो डेवलप होगी। इसी तरह फिर रिलेशनशिप से मुतलक बातचीत है, रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस से, दूसरों की पर्सनल सपोर्ट से, और उसके बाद अंडरटेकिंग अंडरस्टैंडिंग से ये डेवलप होती है। इसके बाद पर्सनल रिलेटेड टास्क हैं, इसमें चैलेंजेस हैं, जो अगर आप टास्क शेयर करते हैं, स्किल्स और एबिलिटीज शेयर करते हैं, इसी तरह दूसरों को काम करने का और इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलता है, और आप अपनी जो अप्रिसिएशन है उसको ग्रेटिट्यूड के तौर पे साथ साथ अपनी तरफ लाते हैं। और ये सारा कुछ आपके लिए एक टर्म है करेंसी, उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल है, और उसमें ये सारा मामला आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग बिल्डिंग में सबसे पहले प्रोजेक्ट टीम अपने
तैयार करनी है। हुज कॉपरेशन विल वी नीड, किस किस का तावन दरकार है, किस किस के साथ एग्रीमेंट या अप्रूवल की जरूरत है, कौन कौन इसकी मुखालफत करेगा, और मुखालफत करने के लिए हम उसको कैसे टैकल करेंगे। स्टेक होल्डर कौन कौन से, उनका पर्सपेक्टिव देखा जाएगा। व्हाट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टीम एंड दोज ऑन होम द टीम विल डिपेंड, कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं जिनके ऊपर आपकी टीम मुश्तमिल होगी और उनके ऊपर हम डिपेंड कर सकेंगे। जैसा जैसा कि आप देखते हैं, कुछ अर्सा पहले की बात है कुछ अर्सा पहले की बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा एक विकेट कीपर हुआ करता था, तो उसको जनाब अकमल बरादरान ने डराया, तो जनाब वो ये यूएई सीरीज छोड़ के इंग्लैंड पहुंच गया, और उस पता नहीं क्या उसका नाम था। तो हमने उसके ऊपर डिपेंड तो किया, उसने स्कोर भी किया, लेकिन जुल्करनैन, लेकिन उसके बाद जनाब वो डरपोक साबित हुआ कि तुझे तेरे बीवी बच्चों को मरवा देंगे किलर के जरिए, वरना ये जो कमल बड़ा है इसके लिए, कामरान अकमल, इसके लिए विकेट कीपिंग छोड़ो ना। वो विकेट कीपिंग करता है, कैच वो छोड़ता था, और उसके बाद सिफारिश में वो भर्ती हुआ था। बट उसको वक्त यहाँ से नवाज शरीफ के दौर में था, वो बट बरादरान के साथ पेमेंट वगैरह करके जुआरी, वो दोनों भाई हैं, अकमल बरादरन, छोटा अकमल और बड़ा अकमल। उसके बाद लड़कियों के साथ स्कैंडल उनके बेनता है। तो ऐसे लोगों को आप प्रोजेक्ट में किसी तरह, अगर किस करेक्टर का कोई बंदा आपके साथ प्रोजेक्ट में शामिल है, तो क्या आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं? अगर आप डिपेंड नहीं कर सकते, तो ऐसे बंदे को बेहतर उसे है कि कोई एवरेज लेवल का बंदा ले लें, लेकिन इस तरह का बंदा ना लें जो बाद में आपके लिए आपकी खराबी का बायस बने। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि स्टेक होल्डर जो है वो किस तरह प्रोजेक्ट को देखते हैं, वो स्टेटस और उसका रिलेशनशिप हम देखेंगे, और उसके बाद सोर्सेज जो है वो कौन कौन से किस रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट बाय वैंडरिंग अराउंड, MBWA involves managers spending the majority of their time in face-to-face interaction with employees, building cooperative relationship। अगर मैनेजर खुद साइट पे मौजूद होगा, चंद साल पहले एक प्रोजेक्ट था, तो मैं हरम पाक गया, मक्का शरीफ, वहाँ पर मक्का शरीफ के इर्द गिर्द हरम पाक की तमीर हो रही थी। तो मैंने देखा जो चीफ मैनेजर था वो खुद छोटे मैनेजरों से, बिल्डिंग मैनेजर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैनेजर, IT मैनेजर, और उनके साथ खुद इन रिलेशन कन्वर्सेशन में था। मैं उनमें से एक टीम मेंबर को जानता था, मकबूल साहब को, फैसलाबाद से। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो वो उनको बता रहा था, इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो मेन चीफ मैनेजर था, कि आपने ये इस अंदाज में ये काम करना है, हरम पाक तक एक्सेस या तवाफ भी ना रुके, बिजली की तारें इस तरह आपने बिछानी है कि नमाजें भी आपकी डिस्टर्ब ना हो, और AC भी चलता रहे, और उसके बाद लोग यहाँ ठंडी हवा में बैठे भी। वहाँ पर इस तरह के AC नहीं होता कि जी आप कमरे बंद कर लिए जाए। हरम पाक में ये होता है कि अंदर जो बरामदे हैं उनमें दूर कहीं से ठंडे पानी की हवा आती है, बहुत कूल किस्म की, और उसके बाद लोग बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर आगे शीशा वगैरह नहीं कोई लगा हुआ, ठंडी हवा निकलती जाती है, आई जाती है, और उसके बाद तो मैंने देखा कि जो चीफ मैनेजर है, इसने कितने क्लोज रिलेशनशिप बनाए हैं अपने मैनेजर के साथ। जो बात वो कह रहे थे, वो कम्युनिकेट उसको कर रहे थे, वो उसी वक्त वो बात सुन रहे थे, और उसके बाद उसी वक्त वो सारे का सारा उसके ऊपर काम चल रहा था। कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि नहीं नहीं हम इसकी तरफ बाद में तवज्जो करेंगे, ऐसा नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि वो इनिशिएट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो की प्लेयर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, और प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर सके, क्या क्या मसाइल आएंगे, और उसके बाद एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर सके। अच्छा जी, उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि हरम पाक में लोहे की तारें बांधते हुए एक ही मुलाजम जो था हबशी, वो पता नहीं किस मुल्क का था, लेबर में, तो वो ऊपर से नीचे गिर गया, और उसकी हरम पाक के वो लोहे का सरिया बांध रहा था, तो हरम पाक का मीनार बन रहा था, तो हरम पाक के मीनार के सरिये बांधते हुए वो नीचे गिरा, और उसका सर जमीन पे लगा। सेफ्टी मैयर तो थे, लेकिन 12-1 बजे का टाइम था, वो नीचे गिरा, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई वहाँ हरम पाक के अंदर ही। हरम बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ देख रहा था कि वो बंदा रोजे के साथ किया था या नहीं, लेकिन उसकी डेथ हो गई। उन्होंने उसको उठाया, उसके बाद उसकी बल्दियाँ उठाती है, जनाजा वगैरह करवाया, तो उसने बाकी लोगों को इनकरेज किया ताकि वो डिप्रेस ना हो। तो अल्लाह के घर की तमीर हो रही थी, वहां पर एक गिरा तो 50 बंदे आ गए कि आई विल डू दिस। तो इनकरेजमेंट इतनी थी
कि ये नहीं है कि एक खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ हादसा हो गया तो दूसरे के साथ भी होगा। उन्होंने सेफ्टी मेजर लिए, उसके बाद जनाब वो स्ट्रॉन्ग किया उसको और इनकरेज किया और वो काम मुकम्मल किया। तो इसी तरह उस दिन मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर आपको बहुत आउटसाइड की प्लेस पे काम करना पड़ता है। 2-2 हज़ार मंजिला दुबई में वो उन्होंने अपना बनाया हुआ कैलिफ टावर, 100 मंजिल तो रूटीन की बात है। 150-150 स्टोरी, लिफ्ट भी इतनी तेज़ होती है। वहाँ पर भी ये काम हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा काम आप इस हवाले से देते हैं, इंटरवीन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और जहाँ पर इसमें कुछ स्टेलमेट्स या कोई इस तरह का मामला आता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व करवाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? टॉप प्रोजेक्ट मैनेजर की सक्सेस इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो बजट जो है उसकी तरफ तवज्जो दे, प्रॉपर बजट जो है वो अप्रोप्रिएट बनाओ, किसी वक्त काम रुके ना। रिस्पॉन्सिवनेस जो है इफेक्टिव नीड्स की, उनको चेक करें, क्लियर सिग्नल दे ऑर्गेनाइजेशन को, जनाब यहाँ पर आपका तावन भी हमें ज़रूरी है। अगर पीछे से गवर्नमेंट बजट ही रोक लेगी, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, किसी जगह और जगह बैठा हुआ कि वहाँ पर लाइट नहीं थी, तो जब लाइट आई तो टीवी ऑन हुआ तो उसमें मेरे घर भी इस वक्त नहीं थी, तो अभी लाइट आई है तो आज लेक्चर में आपके लिए रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। तो उसमें जनाब क्या सूरत हाल बनी कि ये लिखा था कि प्रोजेक्ट की चूंकि फंडिंग पीछे से रुकी और ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। वो नाली ये सोलिंग वगैरह का काम था किसी गांव में लगाने का, तो ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। तो लोग गालियां निकाल रहे थे गवर्नमेंट को। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, अगर उसने फंड्स उसको दिए तो वो काम करे, और अगर उसने फंड्स गवर्नमेंट नहीं दे रही तो वो ठेकेदार ने तो जाना ही जाना, अपनी तरफ से काम तो वो नहीं कर सकता। मोटिवेटिंग दी प्रोजेक्ट टीम, इन्फ्लुएंस टॉप मैनेजमेंट इन फेयर ऑफ द टीम, जिस हद तक हो सके जो अनरीजनेबल डिमांड है उनको रोक लो। 100 बोनस दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं, 6 वक्त खाना दिया जाए ये मुमकिन नहीं, हर एक को जनाब लैंड क्रूजर ट्रांसपोर्ट दी जाए। छोटी जो अनरीजनेबल डिमांड है इनको खत्म करें, एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और रिकॉग्नाइज करें कि कौन कौन से टीम मेंबर्स हैं जो आपके काम को आपकी हेल्प के साथ मुकम्मल करवा रहे हैं। एथिकल डिलेमास, इसके बाद कुछ अखलाकियात आती है, तो आपको ज़रा मतलब है करप्शन तो या एथिकल एथिक्स तो नाम की तो चीज़ कोई नहीं, प्रोफेशनल नाम के तो स्टैंडर्ड नहीं। जितने भी वजीर आजम मैंने देखे हैं अपनी होश में, तो मुझे याद है ज़ियाउल हक ने उतारा था कि इसको जने जनेजों को करप्शन, उसके बाद जनाब बेनज़ीर करप्शन, नवाज शरीफ 3 दफ़ा जलील होके करप्शन, उसके बाद जनाब आगे देख लीजिए जरदारी करप्शन, गिलानी करप्शन। रात ही मैं एक फिल्म देख रहा था नई, उसका ट्रेलर, तो उसमें एंजेलिना जूली की वो फिल्म है टॉम रेडर्स, मॉडल कम्बैट की। तो उसमें मैं देख रहा था कि एंजेलिना जूली ने 1 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दिया, 1 करोड़ डॉलर। जब वो पाई पाकिस्तान, गिलानी का दौर था, तो गिलानी ने क्या किया, 1 करोड़ डॉलर पता नहीं उस बेचारी ने डांस कर करके, ये जो भी जिस तरह भी ये फिल्म में कर करके उसने वो कमाया और पाकिस्तान को देगी, चलो गरीब लोगों की मदद होगी, लेकिन वो गिलानी साहब और जरदारी ने आपस में बांट लिया। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ, सुबह जब उसका नाश्ता वजीर आजम उसमें लगा तो वो देखकर हैरान रह गई कि वजीर आजम के पढ़वैये साले ये वो बहने कूड़ों में फलाने टमकाने सब आ गए। तो वो हैरान रह गई कि पाकिस्तान के मुल्क को किस तरह ये लूट रहा है। गिलानी गिलानी साहब वजीर आजम थे, उन्होंने अपने बंदे रिश्तेदार लाने के लिए 81 लाख रुपए का पेट्रोल फूक के C-130 भेजा मुल्तान कि मेरे सारे रिश्तेदारों एंजेलिना जूली के साथ डिनर करना, सुबह का ब्रेकफास्ट करें। वो हैरान रहेगी कि मेरा पैसा किस चीज़ पे लग रहा है। तो अब आपने जब ये देखना है कि करप्शन की तो कोई हद नहीं, जो एक्स्ट्रा एग्जैजरेशन है पे ऑफ की वो नहीं मिल पा रही, फॉल्स कस्टमर जो है वो आपने ट्रैक कर लिए, उसके बाद प्रेशर बन रहा है स्टेटस रिपोर्ट तब्दील करने का, जैसा कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया और वजीर आजम ने उसके ऊपर एक्शन लिया कि वो रिंग रोड में देखे हैं चंद दिन पहले, वो कुछ 20 किलोमीटर की थी, उसको 100 तो पता नहीं कितने 60 किलोमीटर की कर दिया गया। 10,000 रुपये कनाल ज़मीन लेकर उस रिंग रोड के अंदर शामिल कर दी गई।
ब्यूरोक्रेट्स ने भी और सियासतदानों ने भी। और उसके बाद सारे, ना पीपल पार्टी ना इन सब सियासतदानों को, जब तक आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर इनकी मनकूला गैर मनकूला जायदादें जब्त नहीं करेंगे, उतनी देर तक ये ठीक नहीं होगा। कितना कुछ जुल्म मुशर्रफ कर गया है इन गंजा ब्रादर्स को और पीपल पार्टी को माफ़ी देकर कि भाई जी उसने एनआरओ दे दिया और उसके बाद वो सारे के सारे हो गए। इतना का पैसा खाया हुआ है इन लोगों ने कि आपकी सोच है। रिपोर्ट्स आल्टर कर रहे हैं, उनमें झूठी तरमीम कर रहे हैं, उसके बाद फॉल्स अकाउंट है, इसके बाद है प्रोग्रेस है, शॉडी वर्क्स है, काम हुआ ही नहीं, उसके पैसे हैं, पर्सनल इंटेग्रिटी इनकी दांव पे लगी है। और शर्म की बात है कि मरियम नवाज शरीफ और उसके बाद इस वजीर आजम की बहनें वो सलीमा और अलीमा करप्शन में पकड़े गए हैं, लेकिन बार निशान फतह बनाते हुए ऐसे आते हैं, दोनों हाथ खड़े किए हुए, शेर एक बारी फिर लुट के खा गया फिर। तो अब जनाब देखिए जितनी महंगाई होती जा रही है, कोई सियासतदानों से कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं। ये महंगाई कंट्रोल करना सियासतदानों का काम नहीं होता, ये डिप्टी कमिश्नर कमिश्नरों का काम और असिस्टेंट कमिश्नर का। आप उन्हें फ्री हैंड दे के गोदामों पे छापे मारे, अगले दिन हर चीज मार्केट में आ जाएगी। लेकिन पहले वो गोदाम जो फंडिंग फाइनेंसिंग थी वो नून लीग को करते थे, वही गोदामों के मालिक अब फंडिंग एंड फाइनेंसिंग पीटीआई को कर रहे हैं। कोई बंदा उनको हाथ डालने को तैयार नहीं, पुलिस उनको हाथ डालने को तैयार नहीं। क्या होगा, कैसे होगा ये सारा काम? इस तरह तो नहीं होगा। जिस मुल्क में आप देख रहे हैं चंद दिन पहले मरीम नवाज की पेशी थी इस्लामाबाद में, तो वो चूंकि एक होते हैं ये सियासतदान गंदी तरबियत के मालिक, किसने सोचा मैं इस एसएसपी को, औरत थी, कि मैं अपने पैरों में गिराऊं, तो जानबूझकर उसने पेंसिल फेंकी और उठाने लगी, तो एसएसपी ने उसको वो पेंसिल उठा के दी, जानबूझ के उसने गिराई उस औरत ने, ताकि लोगों को नजर आए, मीडिया को, कि एसएसपी मेरे पैर छू रही है। तो जब ये गंदी सोच होगी तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जनाब फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप देखते हैं कि वो झूठे वाह वेले भी करते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स जो है वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं कि यार ये मुल्क लूट के खा गया, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कुछ इसमें मसाइल हैं। इनोवेट एंड मेंटेन स्टेबिलिटी, नई चीज़ों को भी बीच में लाएं और स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करें। सी द बिग पिक्चर वाइल गेटिंग योर हैंड डर्टी। अच्छा, आपने थोड़े से पैसों के लिए, जिस तरह आप देखते हैं कि आजकल हर डॉक्टर जो है बड़ी गाड़ी लिए कर रहा है, बड़ा मकान ACDC ये वो लगाए हुए हैं। तो अब मैं एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ कि यार तेरी क्लिनिक पे तो इतने बंदे ही नहीं होते, तो तू कर पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा उनको देते हैं जनाब बड़ी बड़ी कंपनीज कि हमारी दवाई रिकमेंड करें और हमारी दवाई। आप ये नहीं सोचते कि भाई मैं इसका बड़ी पिक्चर को क्या नुकसान होगा, मेरे जब हाथ गंदे हो जाएंगे। अगर मैं करप्शन करूंगा तो क्या करेंगे? रोज लोगों के मुंह काले हो रहे हैं। लैब में आप देख रहे हैं जरदारी ने तकरीबन 400 और कुछ अरब रुपया दिया है, गंजा ब्रदर्स ने पैसे दिए हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तुर्की और कतर गारंटर हैं कि हम आपका नुकसान पूरा कर देते हैं, लेकिन आप इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई का हाथ हल्का रखें। जो पैसे आपको देने हैं हम दे देते हैं, तो लेकिन ये कि इनकी सियासत गंदी ना करें। लेकिन सियासत इनकी गंदी होनी चाहिए ताकि इन दोनों के बच्चे वहाँ पर ना हो सके। मौलवी जो है 44 लाख की लस्सी पी गया, 45 लाख की, और उसके बाद डकार तक उसने ले लिया। जैसे उससे बात करें तो वो यहूदी और कुफर कुफर करना शुरू कर देता है। ये हमारी बदकिस्मती है। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हम ऐसे मौलवियों के पैरेकार हैं। इसके बाद है हैंड ऑफ और हैंड ऑन करें। देखें कि अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है, अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है तो उसको रिमूव कीजिए उसकी स्ट्रेस। अब जो देखिए कि अगर स्ट्रेस में बंदा होगा तो वो सही काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो है जो टीम वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी। अब आपने देखना है कि लूट मार में सबने शामिल होना है कि आपने मुल्क की जो है वो या ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी करनी। ये सारे सियासतदान जो थे, पाकिस्तान जख्मी बकरे की तरह पड़ा हुआ था, जख्मी ऊँट की तरह पड़ा हुआ था। ये नोच नोच के, जिंदा नोच नोच के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये पीटीआई जो हैं, ये पीटीआई वाले सारे नोच नोच के खा रहे हैं, जरदारी वगैरह सारे। आप भी देखिए वो जो है वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करी जा रहा है, हिजड़ा। लेकिन आप देखें कि उसके हिजड़े ने इर्द गिर्द
आपने तो नहीं देखा, अगर आप जाएंगे क्लिफ्टन पे को तो कभी देखेंगे वहां पर भुट्टो का एक घर होता था 90 क्लिफ्टन। वो तकरीबन वो कह लें कि 4-4 एकड़ के मकान थे। उसने सजे भी और खब्बे भी 50 मकान जबरदस्ती खरीद लिए जरदारी ने, सिर्फ असला दिखा के। 50 मकान सज्जे खब्बे फ्रंट पे। अब वो पूरी लेन उसकी है। अब उसने वो चुके खरीद लिए हुए। जो लोगों ने पैसे लेकर सस्ते दामों बेच दिए वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं बेचे उनको डरा धमका के कत्ल कुतल करा के तो जनाब उसने कर लिए। अब इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि फौजी अदालतों में ये केस जाने चाहिए ताकि इनको सजाए मौतें हों। अब देख रहे हैं आप वो हिजड़ा बिलावल जो है वहां पर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बढ़ के मार रहा है। लेकिन एट द एंड मैंने ट्रैवलिंग किया, आप भी कभी करें कराची में, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की लूट मार इस तरह की हुई है। ना कोई सड़क ठीक है, ना कोई जनाब रोड ठीक है, ना कोई मामला ठीक है, ना कोई सारा ये चीज़ें ठीक है। ये सारा काम किसने करना है, आपने और मैंने ही करना है। लेकिन हमारी ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है। हमारे फंड जो है वो सारे के सारे गंजा बरादरन खाएंगे। 200 अरब डॉलर जो है वो हमारे ऊपर ये चढ़ा गया है ट्रेन का, ऑरेंज ट्रेन का। एक डैम 20 में अरब रुपए में बन रहा है, 20 अरब में। अगर भाई जी ये आपने 200 अरब डॉलर की ट्रेन ना चलाई होती तो 10 डैम आपके बन जाने थे, 10। लेकिन उन बेगैरत बेहयात और उल्लू के पट्टों की प्रायोरिटी नहीं थी, उन्होंने कोई प्रायोरिटी डैम थे ही नहीं। अताबाद झील के साथ सिर्फ आपने डैम की कंस्ट्रक्शन करनी है, झील अल्लाह ने बना के दे दी है। अताबाद की तरफ चले जाएं, झील अल्लाह ने पहाड़ फेंका, पीछे से दरिया आ रहा था, वो पहाड़ फेंकने के साथ रास्ता बंद हो गया, पानी पीछे ऑटोमेटिकली रुक गया। अब वो पानी का फ्लो ऊपर की तरफ आ गया छत तक। जब छत तक आया तो ऊपर आर्मी ने इंजीनियरिंग ने थोड़ा सा सुराख किया और उसके बाद पानी का फ्लो नीचे निकाला। अब वो पानी का फ्लो थोड़ा सा नीचे आई जा रहा है, तो वहां से पानी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। वहां अल्लाह ने बनाया डैम दिया है। अगर अताबाद पे आप बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। काला बाग डैम जो है 58 में फिजिबिलिटी 1 अरब रुपया लगा के बनाई हुई है, उसकी सिंध बिला वजह मुखालफत कर रहा है। सिर्फ इन लोगों ने पैसे लिए हुए थे इंडिया से कि पाकिस्तान में डैम ना बने। गंजे ने एक लफ्ज नहीं निकाला उसकी तरफ जनाब, इसराइल की तरफ, क्योंकि उसका कारोबार है जनाब। अगर ये वजीर आला और वजीर खारजा जैसा भी है, जो भी है, मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने शोर मचाया और पाकिस्तान और तुर्की ने शोर मचाया वहां जाके कौम मुत्तहिदा में, तब जंग बंदी हुई है। अगर पाकिस्तान और तुर्की ना शोर मचाते तो कब जंग बंदी हो रही थी? क्या मिस्र के कहने पे उन्होंने करनी थी? नहीं। क्या सऊदी अरब के कहने पे उन्होंने करनी थी? नहीं। क्या उन्होंने ये यूई के कहने पे करनी थी? नहीं। क्या उन्होंने ये पाकिस्तान ने, रूस ने और उसके बाद जनाब चाइना ने और इन्होंने शोर मचाया है तो जनाब जंग बंदी हुई है, अदरवाइज जंग बंदी होनी ही नहीं थी। तो आपने देखना है कि आपकी लॉयल्टी किस तरफ करें। अच्छा जी, क्वालिटीज ऑफ एक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर सिस्टम थिंकर होना चाहिए। नंबर 2, पर्सनल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, हर बंदा से खरीद ना सके। प्रोएक्टिव होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी हाई होनी चाहिए। उसके बाद जनाब जनरल बिजनेस परस्पेक्टिव हो, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रखता हो कि यह मुकम्मल हो, स्किलफुल पॉलिटिशियंस हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, यानी ये देखता हो कि यार इसमें भी कोई भलाई है, इसमें भी कोई बेहतरी है। तो उसके बाद जनाब सजेशन जो है उन प्रोजेक्ट मैनेजर को रिलेशनशिप देखने चाहिए सबसे पहले, ट्रस्टेड ट्रस्ट सस्टेन करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अच्छा जी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपके राज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं, आपके साथ भी काम कर रहे थे, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आपके राज सेल कर देते हैं। इन लोगों पे आपने नज़र रखनी है। तो उसके बाद जनाब इन चीज़ों लोगों पे आप नज़र रखेंगे कि इर्द गिर्द आखिर हो क्या रहा है। आप इस की सीट पे बैठे हैं, आपको इस शख्स का भी रोल पता होना चाहिए कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये मैडम क्या कर रही है, आउटसाइड क्या हो रहा है। ये सारा टास्क इस बंदे का
वी एन आई इसने देखना है कि बाहर इर्द गिर्द इसके क्या हो रहा है, ये सब कुछ इसने सोचना है। अगर ये सोचने समझने की सलाहियत से आ रही है, और लेकिन कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यार बाहर कानून कुछ बंदे जो है ना वो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फौरी जाकर रिएक्ट करें, उनको निकाल दें, नहीं। हो सकता है हकीकत में आपको निकाली जा रही हो अब्यूजिव लैंग्वेज, आपके खिलाफ यूज की जा रही हो, लेकिन आप रिएक्ट ना करें। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। रिएक्ट नहीं करना आपने, आपने लोगों से काम लेना है। सारे चोर हैं, काम चोर हैं, कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है। पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क। लेकिन आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। फेस टू फेस कांटेक्ट में आपका झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये ना कि मुझे तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, जा दफा जा, निकल जा, मैं तुझे निकाल दूंगा, ऐसे लफ्जों से गुरेज कीजिए। तुम्हारी जरूरत नहीं, कल से ना आना, नहीं। इस तरह काम ना करें, उसको महसूस भी ना होने दें, और उसके बाद उसके ऊपर नजर रखिए, मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करें, मॉनिटरिंग। अच्छा जी, उसके बाद है की टर्म्स है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद है जनाब इंस्पिरेशन करेंसीज, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये इसका मतलब है जवाबन भी वही होगा। अच्छा काम करेंगे अच्छा जवाब आएगा, नेगेटिव काम करेंगे नेगेटिव जवाब आएगा। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन चीज़ों को देखना है। इस लेक्चर को अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड है, ये आपके पास आ रहा है, इसको देखें, और उसके बाद साथ ही इसको आप अपने तौर पे चला लीजिए, देखिए, डाउनलोड कीजिए, लिख कर लेक्चर मुझे शाम तक भेज दीजिए। आपका शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमने ये देखा कि मैनेजिंग और लीडिंग में क्या फ़र्क है, और उसके बाद एक मैनेजर जो होता है वो उसके प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर कौन से हैं, उनको कैसे अपने रिव्यू करना है, और सारी चीज़ें ये हमने इसके अंदर देखनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।